बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है बिन बुलाए मेहमान। बच्चों, बिन बुलाए मेहमान यानी कि ऐसे मेहमान जो हमारे बिना बुलाए ही आ जाते हैं, उन्हें हम अतिथि भी कहते हैं। अतिथि जिनके आने की कोई तिथि ज्ञात नहीं होती है। तो बच्चों, आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। यह एक सत्य है कि अपना घर सबको प्रिय होता है। सारी दुनिया घूम आओ, पर जो आराम अपने घर में है वह कहीं और नहीं है। परंतु प्रस्तुत पाठ में व्यंग्यकार रविंद्रनाथ त्यागी जी ऐसे अनूठे घर की बात कर रहे हैं जो उनसे कहीं बढ़कर कुछ और लोगों को अधिक पसंद है। लेखक अनचाहे मेहमानों की आवभगत से तो परेशान है ही, परिवार के सदस्यों के क्रियाकलाप भी उनकी बेचैनी का सबब हैं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दुनिया का पहला अजूबा अगर ताजमहल है तो किसी न किसी क्रम में यह अपना घर भी एक अजूबा है। बच्चों, अजूबा यानी कि जिस पर हम आश्चर्य कर सकते हैं, ऐसी चीजें कहलाती हैं अजूबा। फिर भी यही वह इमारत है जिसके अगर आप बाहर हो तो अंदर जाने की तबीयत करती है और अंदर हो तो बाहर आने की तबीयत करती है। यह अनूठा घर मेरा नहीं, हमारा है। सच्चाई पूछो तो 80% के हक बाकियों के पास हैं और मैं मात्र 20% का हकदार हूँ। सबसे कम क्षेत्र मेरे अधिकार में है, बाकी घर बीवी के कब्जे में है, बच्चे हैं और मेरे माता पिता का हक है। इन सब के अलावा घर का अधिकतर इस्तेमाल उन लोगों द्वारा होता है जो बिन बुलाए मेहमान कहलाते हैं। आवागमन की इस प्रथा पर दाल की महंगाई, चीनी की कीमत या चावल के न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों, आवागमन मतलब आने जाने की इस प्रथा यानी कि इस रीति, आने जाने की इस रीति पर दाल की महंगाई होने का या चीनी की कीमत का या चावल के न मिलने का कोई भी प्रभाव या फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि यूँ कहना गलत न होगा कि इन कारणों की वजह से ही तो मेहमानदारी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। अगर अपने घर कुछ खाने को कम हो तो दूसरे के यहाँ खाने से बेहतर उपाय और क्या हो सकता है। आइए इस घर को और विस्तार से जानें। इसमें एक बरामदा, एक बड़ा कमरा और 2 छोटे कमरे हैं। रसोई घर में खाना बनता है और बाथरूम में मेहमान लोग स्नान करते हैं। बड़े कमरे में एक सोफा पड़ा रहता है जिस पर अक्सर एक कुत्ता हक से सोता रहता है। घर वाले समझते हैं कि मेहमान के साथ आया है और मेहमान समझते हैं कि घर वालों ने पाला है। कुत्ता एक समझदार जीव इस स्थिति का पूरा लाभ उठाता है। सेंटर टेबल पर किसी साहब का तौलिया, हजामत का सामान, चाय के जूठे बर्तन या अखबार पढ़ते हुए रखा चश्मा पड़ा होता है। कमरे की बची हुई जगह पर मेहमान के आराम से सोने के लिए खाट बिछी होती है और उस पर बिस्तर बिछे होते हैं। इतना सामान होने के कारण बड़ा कमरा इतना भरा रहता है कि तबीयत करती है कि अपने क्षेत्र के छोटे वाले कमरे में ही चला जाए। एक छोटे वाले कमरे में पिताजी के कुछ कागज पत्र रखे हैं। ओल्ड इज गोल्ड का सही आचरण यही मिलेगा। 1914 के लिखे दोस्तों के खतों का गट्ठर। खुदा का शुक्र है कि दोस्त नहीं रहे, नहीं तो पुरानी रद्दी, पुराने हुक्के, कलमदान, छड़ियाँ, लकड़ी का सामान वगैरह इस तरह भरा है कि यह कमरा कम लगता है और कबाड़ की दुकान ज़्यादा। भूले से भी अगर कोई कल का आया बिजली का बिल भरने भागता है तो ढूंढने पर वह बिल मिलेगा जो 1955 में अगस्त महीने में आया था और पेमेंट न होने पर बिजली कट भी चुकी थी। कमरे में कहीं भी हाथ डालिए
10-20 साल से कम पुरानी चीज हाथ आती ही नहीं। आखिर पिताजी शतरंज और चौपड़ के दिनों के इंसान हैं, जब दिन लंबा होता था और रोटी सस्ती। अजीब बात तो यह है कि पूरे घर में हमारी माताजी का कोई कमरा नहीं है। दिन मोहल्ले में गुजरा और शाम मंदिर में सांवरे के चरणों में बीती। बाकी बचा वक्त धार्मिक चर्चा में बीतता था। बच्चों, धार्मिक चर्चा यानी कि धर्म से संबंधित चर्चा जब होती है उसको कहते हैं धार्मिक चर्चा। एक छोटे वाला कमरा मुझे भी मिला है। इसमें मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, दाढ़ी बनाता हूँ और सोता हूँ। अगर गलती से भी इस कमरे में कुछ गलत हो जाए तो मुझसे ही होता है। जैसे धोबी के यहाँ से आए कपड़े गिर जाए जमीन पर, तेल की शीशी बिखर जाए, बिस्तर पर गीला तौलिया रखे रह जाए या तकिए का गिलाफ गंदा हो जाए। यह सब का कसूरवार सिर्फ मैं ही माना जाता हूँ। मेरी बीवी ने पिछले 12 साल में कोई गलत काम किया ही नहीं। आइए कमरों से बाहर निकलकर चले बरामदे की तरफ। यह बरामदा घर का टुकड़ा न होकर कुरुक्षेत्र या नालंदा की भूमि का टुकड़ा हो। हमारे परिवार के एक पुराने मित्र, एक क्लर्क, अक्सर इसी बरामदे में सजे एक गमला है। वैसे तो इनका अपना घर है, अपने बच्चे हैं, पर हमारे घर से इतना गहरा प्रेम है कि हर रोज दफ्तर जाते हुए यहाँ से गुजर कर जाते हैं और वापसी में फिर 3-4 घंटे की सिटिंग पूरी करके जाते हैं। छुट्टी का दिन तो पूरा ही इस बरामदे में गुजरता है। पहली हैरत नाम की शायरी भी करते थे, पर जब किसी रिसाले ने उन्हें गैरत नाम से छाप दिया तब से शायरी छोड़ दी और कुत्ते पालने लगे। कोई भी दुनिया में ऐसा विषय नहीं जिस पर इन साहब को जानकारी न हो। वैसे बेहद निस्वार्थ वृत्ति के व्यक्ति हैं। बच्चों, निस्वार्थ वृत्ति यानी कि जिनका व्यवहार कैसा हो, निस्वार्थ यानी कि जिसमें कोई भी स्वार्थ छिपा न हो। अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने में कभी संकोच नहीं करते। और इनकी दूसरी विशेषता यह है कि हमेशा हाथापाई को तैयार रहते हैं। हाथापाई यानी कि लड़ाई झगड़े को तैयार रहते हैं। घर में 2 प्यारे बच्चे भी हैं। शरारत देखकर तो लगता है नस नस में शरारत भरी है। मेरा मानना है कि ये उनके ननिहाल का प्रभाव है, पर पत्नी का मानना है कि यह मेरे पूर्वजों का प्रताप है। कुल मिलाकर घर का यह हाल है कि हालात देखकर सर्कस या चिड़ियाघर जैसी फीलिंग होती है। बड़ी से बड़ी स्टंट फिल्म का निर्देशक अगर मेरे घर कुछ दिनों रह जाए तो बहुत कुछ नया सीख कर जाएगा। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और साथ ही आपने इसमें लेखक का जो घर है, वहाँ की जो स्थिति है, इसके बारे में मनोरंजन के साथ साथ ये भी सीखा होगा कि किस तरह वहाँ पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके क्या बनाया गया था, पुरातत्व म्यूजियम जैसा बनाया गया था। तो बच्चों, इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ त्यागी जी। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।